नमस्कार साथियों, मैं सोनी सिंह नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अयोध्या से। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनिया सिंह नेवी अयोध्या चैनल में। आज इस वीडियो में हम डीएड एससी एचआई और वीआई के थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी अर्थात उभरते भारतीय समाज में शिक्षा, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यह पेपर डीएड एससी एचआई और वीआई दोनों के लिए है, अर्थात यह कॉमन पेपर है। इस पेपर में हमने अभी तक यूनिट 4 के अंतर्गत सब यूनिट 4.5 तक अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो में हम यूनिट 5 का अध्ययन करेंगे। यूनिट 5 के अंतर्गत 5.1 सब यूनिट का आज हम अध्ययन चिंतन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 5 के अंतर्गत सब यूनिट 5.1 है हमारा स्कूल संगठन और प्रशासन की परिभाषा एवं सिद्धांत, डिफिनीशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले आज हम संगठन क्या है, संगठन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। संगठन को अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। संगठन व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो किसी निश्चित कार्य को सबसे उत्तम एवं मितव्ययी ढंग से पूर्ण करने के लिए एक साथ मिलकर नियमों एवं प्रक्रियाओं से बंधे होते हुए करते हैं। संगठन के प्रमुख 3 तत्व माने जाते हैं। जब हम किसी स्कूल का संगठन करें तो इन तत्वों को ध्यान में रखें। नंबर 1, भौतिक वस्तुओं का संगठन। भौतिक वस्तुओं के संगठन से तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु का सही प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत स्कूल, भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, आवश्यक उपकरण, कला कक्ष, संग्रहालय, खेल का मैदान, शिक्षण अधिगम सामग्री आदि का संगठन सम्मिलित है। नंबर 2, व्यक्ति संगठन। व्यक्तियों के संगठन से तात्पर्य स्कूल से संबंधित सभी व्यक्तियों का प्रबंधन इस प्रकार से करना कि वह स्वयं की सभी योग्यताओं का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हुए संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहभागिता कर सके। इसके अंतर्गत व्यक्तियों का संगठन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व स्कूल प्रशासन प्रबंध कार्यकारिणी से संबंधित होते हैं। 3, विचारों और सिद्धांतों का गठन। गठन के इस तत्व में हम स्कूल विधि, समय सारणी, उपलब्धियों के आधार पर पाठ्यगामी एवं सहपाठ्यगामी क्रियाओं में विचारों तथा सिद्धांतों को सम्मिलित करते हैं। विचारों तथा सिद्धांतों के उचित संगठन के अभाव में स्कूल में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप समय, परिश्रम, धन आदि का अपव्यय भी होता है। प्रशासन, जिसे इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, तथा संगठन, इन दोनों शब्दों का प्रयोग प्रायः उन सामान्य अर्थों में करते हैं, परंतु दोनों का अर्थ एक दूसरे से भिन्न है। जैसे प्रशासन, प्रशासन वह क्षमता है जिसके द्वारा सामाजिक शक्तियों एवं विरोधी तत्वों को एकांकी अपव्यय में सम्मिलित किया जाता है, जिससे ये सभी एक रूप में संचालित हो सकें। इसका शाब्दिक अर्थ है
लैटिन भाषा के शब्द मिनिस्टिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है दूसरे के हित के लिए की गई सेवा। गुड के अनुसार निश्चित नीतियों के अनुसार शिक्षा गठन को चलाने के लिए अपनाई गई सभी रीतियों तथा प्रक्रियाओं को प्रशासन कहा जाता है। संगठन उन तत्वों या प्रवृत्तियों से संगठित है जिनके द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी प्रारूप का निर्माण किया जाता है। किसी संगठन या संस्था के प्रारूप का संचालन प्रशासन द्वारा किया जाता है। अतः प्रशासन किसी मानवीय या भौतिक संसाधनों का न्यायोचित उपयोग है जिससे संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। प्रशासन एक साधन है, साध्य नहीं। प्रशासन एक प्रक्रिया है जो सतत चलती है। इसका प्रारंभ संगठन की शुरुआत से होता है तथा जैसे जैसे संगठन लक्ष्यों को प्राप्त करते जाता है वैसे वैसे इसकी स्थिरता बढ़ती जाती है। प्रत्येक संगठन दूसरे संगठनों से विरत कुछ अपने लक्ष्य बनाता है एवं विभिन्न कार्य प्रणालियों के माध्यम से उनकी प्राप्ति करते हुए नए से नए आयामों को ग्रहण करता चला जाता है। जैसे कृषि संगठन प्रशासनिक, सुरक्षात्मक, स्वास्थ्य से संबंधित एवं सेवा से संबंधित संगठन। संगठन का अर्थ। विद्यालय संगठन के अंतर्गत भौतिक एवं मानवीय तत्वों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध तथा सुव्यवस्थित किया जाता है। विद्यालय संगठन वह संरचना है जिसमें शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक, परीक्षक तथा अन्य व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। सभी लोगों का एक नैतिक दायित्व होता है कि ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए जिससे बच्चों में संवेगों एवं मूल प्रवृत्तियों की उत्पत्ति तथा विकास सुनिश्चित किया जा सके। विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण हो जिसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास किया जा सके। विकास की प्रकृति वैयक्तिक विभिन्नताओं के पूर्व अनुभवों तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ध्यान में रखकर व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे सभी बालकों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। बालकों का विकास निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होना चाहिए, जैसे नंबर 1 सामाजिक केंद्रित, नंबर 2 लोकतांत्रिक सिद्धांत, नंबर 3 उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपभोग का सिद्धांत। समाज केंद्रित या सामाजिक केंद्रित। विद्यालय संगठन बाल केंद्रित होने के साथ साथ समाज केंद्रित भी होना चाहिए क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का एक सक्रिय, उपयोगी एवं कुशल नागरिक बनाना है। संगठन में बालकों के विकास से संबंधित क्रियाओं के आयोजन के साथ साथ समाज की प्रगति हेतु उचित व्यवस्था का होना परम आवश्यक है। अतः विद्यालय संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के आदर्शों, आकांक्षाओं, मूल्यों, आवश्यकताओं एवं संस्कृति आदि पर आधारित होना चाहिए। नंबर 2 लोकतांत्रिक सिद्धांत। विद्यालय ही भावी नागरिकों का निर्माण करता है, बालकों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करता है। विद्यालय की व्यवस्था एवं परंपराओं को इस तरीके से बनाया जाता है कि बच्चों में एक दूसरे के प्रति लोकतांत्रिक व्यवहारों का आदान प्रदान हो सके एवं देश में आदर्श नागरिकता की स्थापना हो सके।
नंबर 3, उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपभोग का सिद्धांत। विद्यालय संगठन के द्वारा मानवीय एवं भौतिक तत्वों में अधिक से अधिक सामंजस्य स्थापित करने की व्यवस्था की जाती है, जिससे इनका सर्वोत्तम उपयोग करके शक्ति, समय एवं धन का अधिकतम सदुपयोग हो सके। शिक्षकों की नियुक्ति तथा विद्यालय में प्रयुक्त साधनों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, पाठ्यपुस्तकें व अन्य साज सज्जा बालक एवं समाज को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। बच्चों को समय का सदुपयोग एवं अवसरों की महत्ता सिखाई जानी चाहिए। सिद्धांत। दायित्व निर्धारण का सिद्धांत। एक प्रशासन स्कूल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए व अन्य गतिविधियों के संपादन हेतु स्कूल के अध्यापकों, बच्चों एवं कर्मचारियों को थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां सौंपता है, जिससे उसके कार्य का बोझ कम होता है। साथ ही साथ अधीनस्थ को भी प्रसन्नता होती है। नंबर 3, समानता का सिद्धांत। एक लोकतांत्रिक प्रशासक सभी अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को अपने समान मानता है। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व वह अपने सहकर्मियों को विश्वास में लेता है, न कि अपने निर्णयों को उन पर थोपता है। ऐसा करके वह अध्यापकों व अन्य स्टाफ को ऐसी स्थिति में ले आता है जहां से वह अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अगला है स्वतंत्रता का सिद्धांत। एक अच्छा प्रशासक स्कूल के अध्यापकों पर अंकुश नहीं लगाता, बल्कि उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है एवं जहां पर सुधार की आवश्यकता होती है उससे अवगत कराता है और उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने देता है। अगला सिद्धांत है सहयोग का सिद्धांत। एक ऐसी संस्था है जहां सभी लोगों को स्कूल के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सहयोग की आवश्यकता होती है। प्रशासक को भी हमेशा अध्यापकों एवं बच्चों के सहयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। और अंतिम में है हमारा न्याय का सिद्धांत। स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां देश के भविष्य का निर्माण होता है, अतः प्रशासक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न होने पाए। वह सभी के साथ न्यायोचित व्यवहार करे ताकि इस बात का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़े और बच्चे भी हमेशा न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हों। अतः जब भी हम किसी स्कूल या संगठन करें तो उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रख कर ही करें ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। यह सिद्धांत एक प्रबंधक एवं प्रशासक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यालय प्रशासन के सिद्धांत। नंबर 1, विद्यालय के समस्त शिक्षकों को विषय से संबंधित एवं स्कूल के उद्देश्यों का उचित ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, पाठ्यक्रम इतना लचीला तथा विविध होना चाहिए कि वह छात्रों की विभिन्न रुचियों, क्षमताओं और अभिवृत्तियों को संतुष्ट कर सके। नंबर 3, विद्यालय के कार्यक्रमों का नियोजन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि समस्त शिक्षकों के कार्यों में समन्वय बना रहे। नंबर 4, शिक्षकों की सहायता एवं सहयोग प्राप्त करने के लिए विद्यालय की नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में उनको साझेदार बनाया जाना चाहिए। नंबर 5, शिक्षकों को कार्य वितरित करते समय उनकी रुचियों, योग्यताओं
एवं समय का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 6, विद्यालय में उन्हीं कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए जिनसे अधिक से अधिक छात्र सीख ले सकें। नंबर 7, विद्यालय के कार्यक्रमों में छात्रों और अध्यापकों दोनों को समान रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नंबर 8, विद्यालय प्रशासन इतना लचीला होना चाहिए कि बालक का संपूर्ण विकास हो सके। नंबर 9, विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों में आपसी सौहार्द विकसित करने हेतु यह परम आवश्यक है कि सभी लोग किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत क्रियाशील हों। यह सब यूनिट 5.1 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य सुझाव दें। यदि आपकी कोई परेशानी हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप दोबारा से भी पूछें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।